नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के एक फैंटास्टिक ऑर्डर की। और उस ऑर्डर में ये जो सनातन वाला विषय चला था ना, जो कि उदयनिधि ने उठाया था, उदयनिधि स्टैलिन ने, और वहाँ सरकार में रहते हुए, चूँकि उप मुख्यमंत्री के दायित्व पर भी थे वो, और वहाँ सरकार में रहते हुए उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, सनातन इरेडिकेशन ऑफ सनातन, सनातन को समाप्त करना या सनातन का उन्मूलन करना। सनातन का उन्मूलन में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, हमने सबने सुना। वो स्टेटमेंट था कि भाई ये तो डेंगू है, ये HIV है, और ये है, वो है। उस पर देश भर में बवाल भी हुआ था खूब, मतलब तमिलनाडु की सरकार भी चली गई मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग अभी भी तमिलनाडु में हिंदू हैं। अब उन्होंने तमिल आइडेंटिटी देकर उसको कोशिश करी कि वो किसी तरह अलग हो जाए, पेरियार ने से लेकर अभी तक वो जो चलता रहा वहाँ, लेकिन लोगों का गुस्सा निकला। अब वहाँ लोकल हमारे पास कोई लीडर नहीं था ऐसा, और नतीजा निकला कि विजय आ गए सत्ता में, उन्होंने मंदिर भी जाना शुरू कर दिया और ये सब करके लोगों को बरगलाया, वैसा किया। और बिल हाई कोर्ट में उस समय कई केसेस भी आए। उदयनिधि के खिलाफ भी मुकदमा फाइल हुआ, और मजे की बात यह है कि जिन्होंने विरोध किया उनके खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे फाइल हुए। बहुत सारे मुकदमे फाइल हुए से मतलब है कि जैसे अमित मालवीय ने कुछ ट्वीट कर दिया और ये कहा कि भाई ये तो देश के करोड़ों लोगों के खिलाफ है, ये करोड़ों लोगों का विरोध है, और करोड़ों लोगों के नेशनल थ्रेट बन गई, और ये हिंदुज़म को समाप्त करना चाहते हैं, और ये सब इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। आपको याद होगा उस समय उसका मुकदमा भी हुआ था, ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो मामला गया था। और फिर उसी समय पर तमिलनाडु के कुछ छात्रों ने भी विरोध उस हाउस के में जो वेन्यू था जहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहा था, उसके बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था। और धरना प्रदर्शन करके उन्होंने विरोध किया था कि सनातन का विरोध ऐसे नहीं होना चाहिए, जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हो ये अवैध है। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे। इन दोनों बातों को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि उस मामले में जिसमें ये धरना प्रदर्शन हुआ था, वेन्यू के ऊपर कुछ आक्रामकता अपनाई गई थी जहां ये कार्यक्रम हो रहा था। चूंकि वो उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई बाहर उधम मचाए तो मुकदमा स्वाभाविक है, गिरफ्तारी स्वाभाविक है। उस पर आज मदुरै हाई कोर्ट ने, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने उस पर एक डिसीजन दिया, बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। इससे पहले जो विषय सामने आया था वो ये आया था कि अमित मालवीय वाले विषय में जब FIR हो गई अमित मालवीय के खिलाफ, FIR ये की गई थी कि ये ऐसा कह के देश में दंगा फैलवाना चाहते हैं, तमिलनाडु के अंदर व्यवस्था रिलीजियस ये वो कर रहे हैं और ग्रुपबाजी कर रहे हैं, जो भी। तब हाई कोर्ट मामला गया था। हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती, बड़ा अच्छा नाम है उनका, ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती की अदालत में वो मामला गया था। राज्य सरकार ने प्ली ये ली थी कि भाई हमने FIR इसलिए दर्ज करी क्योंकि ये जो है वो सब गलत कर रहे हैं, ये देश में लड़ाना चाहते हैं, देश में भिड़ाना चाहते हैं, और ये दो ग्रुपों के बीच में वैमनस्यता फैलाना चाह रहे हैं। इनके ट्वीट के खिलाफ FIR यहां हमने की है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस समय बड़ी शालीनता के साथ, बहुत शालीनता, जो प्रत्येक भारतवासी को पता होना चाहिए, क्योंकि वो सब तमिल में लिखे गए थे शब्द। तो शब्द उन्होंने जो कहे, सनातन ओझिप्पू, एथरप्पू और सनातन ओझिप्पू, तो उन्होंने ऑनरेबल जैसे श्रीमती ने कहा कि ये जो दो शब्द हैं ना, इनका अंतर समझना चाहिए मुख्यमंत्री को या पॉलिटिशियंस को। उन्होंने कहा कि जब हम एथरप्पू का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये केवल विरोध करना होता है। आपको विरोध करना है, लोकतंत्र में आप विरोध करिए, आप कहिए कि भाई ये जो है वो सनातन हमें पसंद नहीं है, सनातन के साथ आप डिबेट करिए, बात करिए। तो जो शब्द इस्तेमाल किया जा सकता था, उन्होंने कहा कि वो एथरप्पू शब्द इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यहां पर उप मुख्यमंत्री ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो ओझिप्पू किया, सनातन ओझिप्पू। सनातन ओझिप्पू का जो अर्थ है वो है उन्मूलन या पूरी तरह से मिटा देना, इरेडिकेट करना या एबोलिश करना। अब इतनी बात तो उन्होंने स्पष्टता से दी, लेकिन इसके साथ जो कहा वो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो है वो जेनोसाइड है,
अब जेनोसाइड तो कुछ हुआ नहीं, कोई मरा तो था नहीं। उन्होंने कहा ये जेनोसाइड है। अब कैसे जेनोसाइड है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसको समझिए, फिर मैं बताऊंगा कि जजमेंट क्या दिया उन्होंने। जज ने लिखा कि यदि किसी विचार को मिटाने के लिए ओझिप्पू यानी कि उन्मूलन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका सीधा अर्थ है कि उस विचार का पालन करने वाले लोग भी नहीं रहने चाहिए। जब आप कहते हैं सनातन उझिप्पू या सनातन उन्मूलन, तो उस विचार का जो पालन करने वाले लोग हैं वो भी नहीं रहने चाहिए। आगे उन्होंने आदेश में लिखा यदि यह शब्द उझिप्पू लोगों के समूह पर लागू होता है तो इसके लिए सही शब्द जेनोसाइड है। अगर आप कहते हैं कि इस समूह को हम इझप्पू मतलब उन्मूलन करेंगे, लोगों का उन्मूलन करेंगे, तो इसका मतलब है जेनोसाइड। और यदि यह किसी धर्म पर लागू होता है तो इसे रिलीजिसाइड कहा जाएगा। रिलीजिसाइड मतलब धर्म हत्या है, हत्या ही। अगर वो धर्म बदलने से मना कर देगा, अगर वो ईसाई नहीं होगा, तो फिर आप जब उसको खत्म करेंगे तभी सनातन खत्म होगा, क्योंकि सनातन की जड़ें उन्होंने बताया कि इतनी गहरी हैं कि खत्म नहीं हो सकता। सनातन खत्म करने के लिए जो मैं जानता हूं मुसलमानों ने भारत भर में अत्याचार किए। सनातन को खत्म करने के लिए ईसाई भारत में कई देशों के आए, अंग्रेजों ने फुल फ्लैश सरकार बनाई, डचों ने काम किया, कई ने काम किया। सबने कोशिश ये की कि जब तक सनातन खत्म नहीं होगा तब तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। उन्होंने सिलेबस बदले, उन्होंने ट्रांसलेशन करके थोड़े थोड़े शब्द बदल दिए, उन्होंने उसमें छेपक लगाकर उसके शब्दों के अर्थ के अनर्थ निकाल दिए। ये सब कुछ अंग्रेजों ने भी किया, डचों ने, ईसाइयों ने किया, और मुसलमानों ने तो सीधी तलवार चलाई। लेकिन सनातन की जड़ें इतनी गहरी थीं कि तलवार जेनोसाइड करने के बावजूद चोटी तौल कर औरंगजेब ने नपवाई कि ब्राह्मणों की चोटी जब तक नहीं काटी जाएगी, जितने तो किसी को तब मनसब मिलेगा ब्राह्मणों की चोटी इतनी काट के लाओगे कि मेरे वजन से ज्यादा हो। यानी कि उनको ये मालूम था कि जब तक ब्राह्मण भारत में है तब तक भारत को हटाया नहीं जा सकता, भारत को विजय नहीं किया जा सकता, बैठ सकते हैं। अकबर ने भी ब्राह्मणों की आगरे में बैठकें की थी। ब्राह्मण का मतलब है, जो मैं आज के ब्राह्मण की, तथाकथित ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो जाति हो गई, मैं वर्ण की बात कर रहा हूं। जिनको ज्ञान है, जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिसको चराचर जगत का ज्ञान है, जिसको व्यवहार साइंस मालूम है, वो लोगों को प्रशिक्षित कर लेता है। और भारत जिस यूनिक पोजीशन पर है वो उसको प्रशिक्षित करने के बाद सनातन जिसने मान लिया वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता, मर सकता है। तो उनकी जेनोसाइड किया जाता था कि पंडितों की चोटी काट के लाओ, मतलब पंडितों की हत्या करो और हत्या करके उनकी चोटी ला कर लाओ, तब उसका वजन हमारे साथ करो, तब हम ऐसा करेंगे। खैर औरंगजेब ने वो भी करके देख लिया, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए भी ब्राह्मण काशी से पहुंचे कि भाई काशी से, और जब सब मना कर दिया गया तो फिर भी काशी से पहुंचे और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई। तो जब भारत में इतने खतरनाक शासन के दौरान भी अगर हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज कर सकते हैं, तो ये उदयनिधि क्या करेंगे, या फिर स्टालिन क्या करेंगे, या मुट्ठी भर 5% ईसाई, 4%, 2%, 1% जो भी हैं वो ईसाई तमिलनाडु के क्या करेंगे, ये तो कह सकते हैं केवल। इसलिए मुझे लगता है ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती ने उस समय उस केस में कहा कि जिन्होंने वाकई में जेनोसाइड करने की कोशिश की के लिए कहा, जिन्होंने रिलीजिसाइड करने के लिए कहा कि रिलीजन की हत्या कर देंगे, नहीं मानेंगे तो जेनोसाइड कर देंगे, वो लोग सत्ता में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा होने की बजाय जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो करेक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हो गए। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता तमिलनाडु का। ये उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा था, ये मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं, ये उनके ऑर्डर को की बड़ी भाषा को, बड़े मतलब पोर्शन को मैं पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने कहा संस्कृति का विनाश यानी कि कल्चरल एंड फैक्टोसाइड। कोर्ट ने कहा जब किसी बीमारी या मच्छर से तुलना करके किसी धर्म को खत्म करने की बात की जाती है तो यह कई तरीकों से हमला करने जैसा होता है। इसको कल्चरीसाइड कहा जा सकता है, यानी कि सांस्कृतिक जनसंहार। फिर उन्होंने कहा इसको फैक्टोसाइड कहा जाता है, यानी कि तथ्यों की हत्या, क्योंकि सनातन आप जानते नहीं, सनातन के जो तथ्य हैं उनको नहीं समझना चाहते, आप उनकी हत्या करना चाहते हैं। और इसी
प्रकार उन्होंने कहा इकोसाइड यानी कि परिस्थिति जो बनी हुई है देश की, उसकी हत्या करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इनकी हत्या करके सिर्फ रिलीजन, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन एस्टैब्लिश हो जाए। पीड़ित और रक्षक, विक्टिम और डिफेंडर की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जो पीड़ित है उसके खिलाफ मुकदमा और जो अपराधी है वो सत्ता के मजे ले रहा है, इस पर तो उल्टा होना चाहिए। और फिर इन्वेस्टिगेशन भी, जहां तक मुझे याद है, इसको हेट स्पीच माना था, इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया था। उदयनिधि के खिलाफ कर्नाटक में मुकदमे हो गए थे और राज्यों में हो गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट भी आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ट्रायल चलवाइए, आपने जो कहा है उसको भुगतो, और उनको क्वेश्चन करने से मना कर दिया था। अब बेल लेकर अपना घूम रहे होंगे, वो बात अलग है। आज मदुरै में जब जिस वेन्यू में ये कार्यक्रम चल रहा था और जिस वेन्यू में ये सब कुछ करने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें वहां के छात्रों ने हंगामा किया था, बाहर जाकर प्रदर्शन किया, मतलब वेन्यू के बाहर प्रदर्शन किए थे और प्रदर्शन करके ये कहा था कि ये सनातन की हत्या जो आप कर रहे हो ये नहीं कर सकते। उनके खिलाफ भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उनके खिलाफ मुकदमे कर दिए थे। वो मुकदमे फिर से सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुए, हाई कोर्ट चैलेंज हुए। 8 ऐसे लोग, जिस छात्र की बात करी जा रही है, एम सेथुरवेलन नाम के एक छात्र ने, जो कानून का छात्र था, और उसके साथ 7 और लोग थे, ऐसे 8-10 लोगों को, जो बड़े नेता उसमें रहे होंगे, बाकी तो संख्या रही होगी मुझे पता नहीं, लेकिन जो बड़े वहां एग्रेसिव रहे होंगे, उनकी गिरफ्तारियां की गई थी और उनके खिलाफ मुकदमे हो गए थे। छात्रों की जिंदगी का सवाल है। अब आप देखिए, एक तरफ संसद में के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे छात्र, जो जंतर मंतर से जाते हैं तथाकथित छात्र, उनके लिए पूरी दुनिया रो रही, पूरा देश में लेफ्टिस्ट रो रहा है कि भाई ये तो उनकी, वो बच्चा मार दिया, उसकी मां परेशान, उसका बाप परेशान, और वो आपने लाठी कैसे चला दी और आपने उसको हटाया क्यों, आपने उसके कोर्सिव एक्शन, संसद पर हमला करने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा छात्रों का जीवन इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए, छात्र हैं। बाकी जो उसमें 3000 के लगभग अपराधी प्रवृत्ति के थे, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। केंद्र सरकार ने भी कहा भाई छात्र छोड़ देंगे, उनकी आइडेंटिटी चेक करके और ये वो करके, जो स्टूडेंट हैं उनको छोड़ देंगे, लेकिन बाकी को नहीं छोड़ेंगे। वो क्या करने जा रहे थे? वो इन उपद्रवियों के साथ या फिर आतंकियों के साथ या फिर अपराधियों के साथ संसद की तरफ जा रहे थे। जा तो ये रहे होंगे, वो तो बेचारे 15-16 साल का बच्चा कितनी बुद्धि रखता होगा, वो तो जा रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ केसेस करने से मना कर दिया। यहां पर जो लॉ स्टूडेंट हैं या बाकी स्टूडेंट हैं, वो केवल जो आप गलत कर रहे थे उसके खिलाफ धरना दे रहे थे, और उनकी गिरफ्तारियां, आप सोचिए, ये हमारे यहां का क्राइटेरिया। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो चैलेंज किया, तो ऑनरेबल जस्टिस आर विजय कुमार की अदालत में ये पड़ा, और उन्होंने उन छात्रों के लिए, मतलब मदुरै बेंच में पड़ा, मदुरै में सनातन धर्म उन्मूलन विषय पर आयोजित सम्मेलन के बाहर छात्र संगठनों के कुछ सदस्यों ने जो विरोध किया था, उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने पूछा सरकार से, तो उन्होंने कहा भाई इन्होंने असुविधा पहुंचाई, मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कह दिया, उप मुख्यमंत्री के लिए वैसा कह दिया, और ये हंगामा कर रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने माना, छात्रों में सम्मेलन हाल के बाहर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करा था, इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी के ऊपर हमला नहीं। कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग तुम लोगों ने किया है उन छात्रों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहा है, जो अपनी बात कह रहा है, और बिना किसी वायलेंस के कह रहा है, बिना किसी आतंक के कह रहा है, बिना किसी हमले या नुकसान पहुंचाए कह रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना राइट है, लेकिन सरकार ने, उस समय की सरकार ने उनके खिलाफ अपनी पावर का मिसयूज किया, पावर का मिसयूज, दुरुपयोग किया, और जज साहब ने कहा ऐसी स्थिति में आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना केवल कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन है या दुरुपयोग है, इससे इसके अलावा कुछ नहीं। तब आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन सभी छात्रों के खिलाफ जो मुकदमा था उसको क्वैश कर दिया, उस एफआईआर को ही क्वैश कर दिया, और कहा कि अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी को बात ही नहीं करने देंगे, अब देखो भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है आप बात नहीं करने देंगे, जंतर मंतर पर इतना ऊधम मच गया, इतना ऊधम कि पूरी दिल्ली को उन्होंने, नई दिल्ली को जाम कर दिया। फिर भी सरकार ने यह कहा कि जो छात्र हैं हम उनके खिलाफ मुकदमा नहीं करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा उनके खिलाफ मुकदमा नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इनके खिलाफ मुकदमा मत करना, इनको मत फंसाओ। जबकि यह भी कहा गया था वहां पर कि भाई इनको वार्निंग देकर छोड़ो, कम से कम आप मत सजा दीजिए, वार्निंग तो दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा वो भी नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि वार्निंग का भी रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, तो फिर इनका भविष्य खतरे में आ जाएगा।
आप समझ रहे हैं ना। और उधर तमिलनाडु के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई नहीं कह रहा है कि तमिलनाडु में जाती हुई, कोई नहीं कह रहा है कि सरकार ने भाई सनातन का विरोध करने वालों के खिलाफ, अगर वो बच्चे इकट्ठे हो गए एक जगह और उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कुछ नहीं किया, तो भी उनको आप छोड़ने को तैयार नहीं है। तो भी मतलब विजय की सरकार, जोसेफ विजय की सरकार बैठ गई, उसको ही विड्रॉ कर लेना चाहिए था, उसने भी विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि एजेंडा तो दोनों का सेम ही है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती का जो जजमेंट है, जो सनातन के विषय में मैंने आपको पूरी बात बताई, और ऑनरेबल जस्टिस विजय कुमार का जो जजमेंट है, इन जजमेंटों को आप ये कहिए कि जो देश में सनातन है या देश में जो जस्टिस है, वो जस्टिस हमको दिख रही है। और सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस में कहीं पर भी अगर रिलीफ मिलती है तो वो मद्रास में सबसे ज्यादा मिलती है। मदुरै बेंच को सैल्यूट करना चाहिए, जहां ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन बैठे हुए हैं। दीपथून का मामला और बहुत सारे मामले आते हैं, मंदिरों के मामले वहां आते हैं। वहां की सरकार सब खत्म करना चाहती हैं। स्टालिन की सरकार तो एटलीस्ट ये सब कुछ कर ही रही थी, लेकिन हाई कोर्ट है जो उनको सबको हमको बचा रहा था। आपके क्या विचार हैं इसमें? आप क्या कहते हैं इस परिभाषा को जो ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती ने दी, उस परिभाषा के विषय में आपकी क्या इच्छा है, क्या विचार हैं? हमको लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।